अब हम बात करेंगे धारा 30 और नियम 16 के बारे में। जब किसी विषय वस्तु का उपापन बोली लगाने वालों की सीमित संख्या द्वारा ही किया जा सकता हो और बोलियों के परीक्षण में लगने वाला समय अगर विषय वस्तु के मूल्य के अनुरूप नहीं माना जावे तो सीमित बोली उपापन पद्धति को चुना जा सकता है। धारा 30 की उपधारा 1 के खंड ख के अनुसार किसी विषय वस्तु के उपापन की दशा में कोई उपापन संस्था सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि विषय वस्तु की प्राकलित लागत या मूल्य एक बार में 2 लाख रुपए से कम हो किंतु वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगा। अकल्पित घटना द्वारा घटित किसी अत्यावश्यकता के कारण उपापन संस्था की यह राय हो कि उपापन की विषय वस्तु खुली प्रतियोगी बोली की पद्धति अपनाकर उपयुक्त रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती हो या धारा 6 की उपधारा 2 के निबंधनों के अनुसार भावी बोली लगाने वालों के प्रवर्ग में से उपापन आवश्यक हो परंतु यह कि कोई पंचायती राज संस्था या उसकी समिति सीमित बोली की पद्धति अंगीकृत कर सकेगी यदि उस विषय वस्तु की प्राकलित लागत या मूल्य एक अवसर पर 5 लाख रुपए से कम हो किंतु ये किसी वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। धारा 31 और नियम 17 के अनुसार यदि कोई विषय वस्तु ऐसी हो जिसमें किसी फर्म की मोनोपोली हो या अकल्पित घटना के कारण तत्काल आवश्यकता हो या प्रश्न पत्रों की छपाई जैसा कोई गोपनीयता या राष्ट्रीय सुरक्षा या कलात्मक उपापन का कोई मामला हो तो एकल स्रोत यानी सिंगल सोर्स से उपापन किया जा सकता है। इसके लिए उपापन समिति को रीजन्स रिकॉर्ड करने होंगे और बोली आमंत्रित करनी होगी जिससे SBBB पोर्टल पर अपलोड करना होगा और इसमें नेगोशिएशन भी किया जा सकता है। इसमें बोली प्रतिभूति राशि यानी बिड सिक्योरिटी लेने की आवश्यकता भी नहीं है। कोई उपापन संस्था एकल स्रोत रीति से उपापन की विषय वस्तु के उपापन का चयन कर सकती है यदि उपापन संस्था किसी प्रदाता से माल उपस्कर प्रौद्योगिकी या सेवाएं उपाप्त करके ये अवधारित करे कि मानकीकरण के कारणों के लिए या विद्यमान माल उपस्कर प्रौद्योगिकी या सेवाओं की अनुरूपता की आवश्यकता के कारण उस प्रदाता से अतिरिक्त प्रदायों या सेवाओं को उपाप्त किया जाना चाहिए या उपापन की विषय वस्तु के लिए कोई विद्यमान संविदा हो जिसे अतिरिक्त माल संकर या सेवाओं के लिए बढ़ाया जा सके और उपापन संस्था का ये समाधान हो जाए कि और प्रतियोगिता से कोई लाभ नहीं होगा, कीमतें युक्तियुक्त हैं और मूल संविदा में ऐसे विस्तार के लिए उपबंध विद्यमान हैं या उपापन संस्था ये अवधारित करे कि उपापन की किसी अन्य रीति का उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के संरक्षण के लिए समुचित नहीं है या धारा 6 की उपधारा 2 के निबंधनों के अनुसार किसी विशिष्ट भावी बोली लगाने वाले से उपापन आवश्यक हो। अब हम बात करेंगे धारा 30 और नियम 16 की, लिमिटेड बिडिंग। लिमिटेड बिडिंग हम कब अपना सकते हैं? जबकि जो आप विषय वस्तु का उपापन करना चाह रहे हैं उसके सप्लायर्स लिमिटेड हों या फिर जो टाइम और कॉस्ट इन्वॉल्व है वो काफ़ी जो है कम हो और ये खरीद 2 लाख से कम की राशि के लिए होती है। और जब प्रोक्योरिंग एंटिटी को लगे कि इसमें ओपन टेंडर में जाने से फ़ायदा कम है और कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो फिर हम लिमिटेड बिडिंग में जाते हैं। ये हम 2 लाख तक खरीद कर सकते हैं और साल में 5 बार कर सकते हैं, मतलब टोटल 10 लाख की खरीद इससे हो सकती है 2-2 लाख करके। लेकिन ये टुकड़ों में करने का नहीं है। अच्छा, इसमें ये तो सभी विभागों के लिए है। पंचायती राज संस्थाएं जो हैं उनके लिए इसकी लिमिट थोड़ी ज़्यादा कर रखी है। वो लोग 5 लाख तक की खरीद कर सकते हैं और साल में 50 लाख तक की खरीद लिमिटेड बिडिंग से उनको अलाउ है। अगर कोई अर्जेंसी वाला केस है जिसमें आपका बिल्कुल टाइम नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन कोई अर्जेंसी है, तो
तो उस केस में कोई आपका फाइनेंशियल लिमिट नहीं है, ठीक है ना, उसमें आप लिमिटेड बिडिंग से खरीद सकते हो। या फिर 4/9/13 का एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है, 4/9/13 के नोटिफिकेशन में संस्थाएं सरकार ने तय कर दी है, उनसे आप बिना निविदा के खरीद कर सकते हो, उसको भी हम लिमिटेड बिडिंग की तरह देखते हैं। तो इसमें जो जो संस्थाएं हैं, जैसे आपको मान लीजिए बीज खरीदना है तो सीड्स कॉर्पोरेशन है, राजस्थान गवर्नमेंट का एक उपक्रम है, वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये लिमिटेड बिडिंग के प्रावधान हैं जो सेक्शन 13 और रूल 16 में हैं। इसके अंदर आप जो बिड करते हैं उसके लिए आपको चिट्ठी जारी करनी है, जो भी आपकी जानकारी में उस सब्जेक्ट मैटर को डील करते हैं उनका आप पत्र जारी करेंगे, SPPP पोर्टल पर डालेंगे और नोटिस बोर्ड पर डालेंगे। देखिए, एक बहुत व्यवहारिक सी आपको बात बताता हूँ, लिमिटेड बिडिंग यानी सीमित निविदा पहले भी थी, लेकिन पहले SPPP पोर्टल नहीं था, न पोर्टल पे इसको डालने की कोई आवश्यकता थी। लिमिटेड बिडिंग में प्रैक्टिकली ये होता था कि किसी को बोल देते थे, ऐसा अक्सर होता था, कुछ सब जगह नहीं, कुछ जगह ऐसा भी होता था कि आप एक बिडर को बोल दो कि भाई 3 कोटेशन चाहिए, वो 3 कोटेशन ले आता था, उसी को लिमिटेड बिडिंग मान लेते थे, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी। अब जो एक्ट आ गया है और रूल्स के जो प्रावधान हैं उसमें मेजर चेंज ये है, मेजर जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है SPPP पोर्टल। 2 लाख की खरीद भी आपको पोर्टल पे डालनी है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते किसी एक ही आदमी कह दिया कि तू ही ले आना 3 कोटेशन और तेरे को मिल जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप जब पोर्टल पे डालेंगे अपना इन्विटेशन तो बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा, वो लाके भी अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। तो 2 लाख तक की खरीद भी जो है बहुत पारदर्शी हो गई है। सभी कैपेबल रजिस्टर्ड और एग्जिस्टिंग वेंडर्स को आपको चिट्ठी डालनी होती है इसमें, और कम से कम आपके पास 3 तो आने ही चाहिए बिड, 3 बिड जरूरी है। और प्रेफरेंस आप जो ऑथराइज वेंडर हैं उनको आप देंगे, ठीक है। 7 दिन का नोटिस देना होता है, इमरजेंसी में आप 3 दिन में बिड मांग सकते हैं। बिड सिक्योरिटी इसमें लेने की जरूरत नहीं है, और इसके खोलने और उसके बाद की प्रक्रिया वैसी होती है जैसी अपन ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग में अपनाते हैं, ठीक है। और आपको लेटर ऑफ अवार्ड जो है वो 3 दिन में जारी करना होता है, और SPPP पर भी इसको 3 दिन के अंदर अंदर आपको अपलोड करना होता है। ये सारे प्रोविजंस जो हैं लिमिटेड बिडिंग के लिए हैं। नेक्स्ट जो प्रिक्योरमेंट का मेथड है वो है सिंगल सोर्स प्रिक्योरमेंट। सिंगल सोर्स, एकल स्रोत उपापन, एकल स्रोत उपापन, एकल स्रोत उपापन, सिंगल सोर्स प्रिक्योरमेंट। ये कहाँ मिलता है? धारा 31 और नियम 17 में। धारा 31 और नियम 17 कहती है कि जब भी कोई ऐसा मैटर हो, कॉपीराइट का मैटर हो, मोनोपोली का ऐसा कोई विषय हो, तो फिर आप सिंगल सोर्स में जा सकते हैं। मान लीजिए आपको जो विषय वस्तु खरीदनी है, मान लीजिए कोई टीका है ना, या और भी कोई ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो एक ही फर्म बना रही है, तो उसमें आपको टेंडर करने का कोई मतलब नहीं होता। टेंडर नहीं करेंगे, सिंगल सोर्स में जाके आप उससे खरीद लेंगे, क्योंकि वो मोनोपोली का बनाते हैं, दुनिया में एक ही है, तो फिर आपको टेंडर प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंडली, एक्सट्रीमली अर्जेंट नीड ड्यू टू अनफोर्सन
नेचुरल कैलेमिटी मिसहैप। अभी वर्तमान में कोरोना का बिल्कुल ज्वलंत उदाहरण है। कोरोना के अंदर आपको चूंकि एक्सट्रीमली अर्जेंट है तो आप बिना निविदा के सिंगल सोर्स में जाके खरीद सकते हैं। और फिलहाल तो कोरोना के लिए गवर्नमेंट ने 2 विभागों को, मेडिकल डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, कोरोना की खरीद के लिए आरटीपीपी के सारे प्रावधानों से मुक्त कर दिया। वो एक अलग से बात है। लेकिन दूसरे विभाग जिनको नहीं किया है उनके लिए भी ये एक तरह की अर्जेंसी है। एक्सट्रीमली अर्जेंट केसेस में वो लोग सिंगल सोर्स में जाके खरीद कर सकते हैं। ठीक है। या फिर आप देखिए कि सिंगल सोर्स में हम तब जाएंगे जब पहले से कोई एक रेट कॉन्ट्रैक्ट हो और उसकी प्राइसेस रीजनेबल हो, तो वो भी आप अपना सकते हैं। ठीक है। या फिर कोई ऐसा मैटर हो जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता से संबंधित हो, सेना से संबंधित हो, तो ऐसे मामलों में आप सिंगल सोर्स में जा सकते हैं। उसमें आपको टेंडरिंग करने की जरूरत नहीं है, बिडिंग करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर सेक्शन 6 यानी धारा 6 के 2 में सरकार नोटिफाई कर सकती है एजेंसीज कि इनको निविदा के बिना ही आप खरीद कर सकते हैं। तो उसकी एक लिस्ट निकली हुई है, 4/9/13 का नोटिफिकेशन है। उसमें जिस जिन संस्थाओं को दे रखा है उनसे आप सीधे खरीद कर सकते हैं। तो ये सारे सिंगल सोर्स प्रिक्योरमेंट के प्रावधान है जो आपको सेक्शन 31 और रूल 17 में मिलते हैं। अब आप देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आपको सिंगल सोर्स में जाने के लिए आप देख सकते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो आर्टिस्टिक नेचर की हो, बहुत ही कलात्मक। जैसे आप देखते हैं रामबाग चौराहे पे जयपुर में कुछ मूर्तियां लगी हुई हैं जिसमें कुछ लोग जा रहे हैं, या स्टेडियम के बाहर एक अर्जुन की मूर्ति लगी हुई है। अब ये आर्टिस्टिक नेचर की है तो इसमें टेंडर नहीं हो सकता है। जो भी अच्छा मूर्तिकार है उससे आपको बनवानी है, तो वो बिना निविदा का आप सीधे चले जाओगे। इसी तरह से डांस, ड्रामा वगैरह इस टाइप के काम जो होते हैं वो टेंडर से नहीं हो सकते, तो उनको कमेटी करेगी। और उसके अलावा कोई मान लो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल काम है, जैसे प्रश्न पत्र की छपाई है, तो आप अगर टेंडर से ही लोगे और सब कुछ पोर्टल पे डाल दो तो क्वेश्चन पेपर तो लीक हुआ पड़ा है पहले दिन से ही, तो वो उसमें आप टेंडर वेंडर नहीं कर सकते जिसमें कॉन्फिडेंशियल मामला हो। ठीक है ना। और साथ ही हायरिंग ऑफ सर्विसेज का भी इसमें दे रखा है सिंगल सोर्स में। तो इसमें हमको अलाउ करते हैं 24 महीने के लिए और 12 लाख रुपए तक का आप ऑर्डर कर सकते हो किसी कंसल्टेंसी सर्विस को, सीए को वगैरह, ऐसी कोई आपको चाहिए टेक्निकल फर्मों को, उनको आप सीधे ऑर्डर दे सकते हैं। या फिर ऐसी चीज़ें जिनकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर्ड है, जैसे पेट्रोल, तो सरकार तय करती है दरें, तो उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंगल सोर्स से आप खरीद सकते हो। ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन में आप सिंगल सोर्स में जाके प्रिक्योरमेंट करते हैं। अब इसका तरीका भी देख लेते हैं। सिंगल सोर्स में अगर आप जाएंगे तो कैसे करेंगे। एक तो आपको रीजंस रिकॉर्ड करने हैं, कमेटी के रीजंस रिकॉर्ड होंगे कि भाई क्यों जरूरी है, हम सिंगल सोर्स में क्यों गए, इसको आपको देखना पड़ेगा और इसको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि भाई सेल्फ स्पीकिंग एक नोट बनेगा। ठीक है। और इस केस में सिंगल सोर्स में कमेटी को लगे
कि रेट ठीक नहीं है तो वो नेगोशिएट भी कर सकते हैं उससे दरों के बारे में। अच्छा, इसके अलावा मान लो कोई पहले से एनपैनल्ड आपके पास बिडर्स हैं, कोई सूची बनी हुई है, तो उस सूची को आप इसमें काम ले सकते हैं। इसमें भी कोई बिड सिक्योरिटी लेने की जरूरत नहीं है और न ही आप कोई बोली दस्तावेज के अलग कोई आप टेंडर बेचोगे, इसमें सिंगल सोर्स में नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी 7 दिन का टाइम देना है और 3 दिन में आपको LOI जारी करनी है और 3 दिन में आपको SPPP पोर्टल पे डालना है। पोर्टल पे आप जरूर डालोगे। अगर आप उपापन संस्था हैं और आप बोली के स्पेसिफिकेशंस किन्हीं कारणों से खुद तय न कर पा रहे हो और ऐसा लगे कि बोली के स्पेसिफिकेशंस बोलीदाताओं की राय लेकर तय किए जाने ठीक रहेंगे, तो ऐसी स्थिति में धारा 32 और नियम 18 की पालना करते हुए 2 स्टेज बिडिंग की पद्धति अपनाई जा सकती है। इसमें प्रथम स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज पर बोलीदाताओं से स्पेसिफिकेशंस पर प्रस्ताव मांगे जाएंगे और फिर प्राप्त स्पेसिफिकेशंस के सुझावों के अनुसार बोली दस्तावेज दैट इज बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और द्वितीय स्टेज में बोली जारी कर दी जाएगी। द्वितीय स्टेज में जारी की गई बोली में केवल वे ही बोलीदाता भाग ले पाएंगे जिन्होंने प्रथम स्टेज में भाग लिया हो। सेकंड स्टेज में आकर यदि कोई बोलीदाता बोली से हटना चाहेगा तो ऐसे प्रकरण में उसकी बिड सिक्योरिटी जब्त नहीं की जा सकती। धारा 33 और नियम 19 से 23 में इलेक्ट्रॉनिक्स रिवर्स ऑक्शन की पद्धति दी गई है, जो कि एक ऑनलाइन रियल टाइम परचेज टेक्निक है, जिसमें फिक्स टाइम में ऑटो इवैल्यूएशन ऑनलाइन होता रहता है, जिससे न्यूनतम बोलीदाता का सिलेक्शन अपने आप ही हो जाता है। इस पद्धति में स्पेसिफिकेशंस क्लियर कट होने चाहिए और ऑप्शन के लिए रजिस्टर्ड क्वालिफाइड बिडर्स भी उपलब्ध होने चाहिए और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्वांटिफिएबल होना चाहिए। ऑनलाइन बिडिंग और इवैल्यूएशन के दौरान किसी भी बिड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाती है और इसमें नेगोशिएशंस का भी कोई प्रावधान नहीं है। जब कोई खरीद या उपापन की विषय वस्तु की लागत 1 लाख से कम की हो तो धारा 34 और नियम 24 के अनुसार साल में कुल 5 लाख तक की खरीद रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन प्रोक्योरमेंट मेथड के द्वारा की जा सकती है। ऐसे में कम से कम 3 कोटेशंस लेने होंगे और सबसे कम कीमत वाली कोटेशन, जिसे हम अधिनियम की भाषा में L1 कहते हैं, को अप्रूव किया जाएगा। इसे पोर्टल पर यानी कि स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड करना भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि 1 लाख से कम की खरीदें पोर्टल पर अपलोड किए जाने से मुक्त है। जब तक प्रोक्योरमेंट 50,000 से कम का हो तो एक मौका क्रय समिति, जिसे कि स्पॉट परचेज कमेटी कहा जाता है, बनाकर बाजार कीमतों से तुलना करते हुए साल में कुल 3 लाख तक की खरीद नियम 25 के अनुसार स्पॉट परचेज मेथड से मौके पर ही की जा सकती है। 10,000 रुपये तक की खरीद नियम 26 के अनुसार बिना कोटेशन के की जा सकती है, जो कि साल में कुल 1 लाख तक कर सकते हैं। अब देखिए 2 स्टेज बिडिंग, सेक्शन 32 रूल 18। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है 2 स्टेज बिडिंग थोड़ी देर पहले, कि जहाँ पे आपको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का आइडिया नहीं होता है तो आप अपना आइडिया फ्लोट करके बिडर्स से ऑफर लेते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए तकनीकी सुझावों को फ्रीज करके अगेन उसको फ्लोट किया जाता है वित्तीय बोलियों के लिए और उसके आधार पे आप बिड फाइनल करते हैं। तो ये 2 स्टेज बिडिंग होती है और इसमें कोई फाइनेंशियल लिमिट भी नहीं है, SPPP पे आपको डालना ही है। ये हो गया आपका सेक्शन 32 और इसके अंदर हमने देख लिया फर्स्ट स्टेज में तो आप डालते हो
अपना टेक्निकल डिस्कशंस के लिए, और सेकंड स्टेज में जिन लोगों ने भाग लिया है फर्स्ट स्टेज में वही लोग सेकंड स्टेज में भाग ले सकते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है वो ओपन कॉम्पिटिटिव बिड की तरह इसमें आगे बढ़ते हैं 2 स्टेज बिडिंग में। नेक्स्ट मेथड है अपना इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन, सेक्शन 33 और रूल 19 से 23। देखिए ये रियल टाइम परचेज टेक्निक है और इसमें जहाँ पे आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल क्लियर होते हैं वहाँ पे हम इस मेथड को अपनाते हैं, लेकिन इसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज नहीं किया है, इसलिए आप इस मेथड को प्रैक्टिकली अभी नहीं अपना सकते। इसमें भी इसी तरह की फॉर्मेलिटी है, 7 दिन का आप नोटिस देंगे पहले और बिडर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे L1 कौन रहेगा आपका, और इसमें नेगोशिएशन का कोई प्रोविजन नहीं है, नेगोशिएशन नहीं कर सकते आप इसमें। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक रिवर्स ऑक्शन के अगला मेथड है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ, सेक्शन 34 और रूल सेक्शन 34 और रूल 24, नियम 24, ठीक है ना। अब ये रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन सिर्फ 1 लाख तक की खरीद के लिए है। 1 लाख तक की छोटी खरीदें आप रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन से कर सकते हैं, और ये उन्हीं मामलों में होता है जहाँ रेडीली आपके पास गुड्स अवेलेबल हो, सर्विसेज अवेलेबल हो, उनमें आप ये मेथड अपना सकते हैं। इसमें मिनिमम 3 लोगों को लेटर लिखना होता है, उनसे कोटेशन आप ले लेते हैं, ठीक है, और जो भी प्राइस वो देंगे वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ चार्जेस वगैरह होगी, सब कुछ शामिल होगा उस प्राइसेस में, और L1 को हम चूज कर लेंगे, ठीक है। इसमें भी आपको 3 दिन का टाइम देना है और इस मेथड को आप 1 लाख तक की खरीद के लिए अपना सकते हैं। इसके बाद है स्पॉट परचेज, सेक्शन 34 और रूल 25। स्पॉट परचेज हम तब अपनाते हैं जैसे, हालांकि ये बहुत छोटे अमाउंट के लिए 50,000 तक की खरीद कर सकते हो आप स्पॉट परचेज में। इसमें कमेटी बन जाती है रूल 3 में, जो कमेटी स्पॉट पे जाएगी। जैसे मान लो पशुपालन विभाग है, उनको बकरे खरीदने हैं उन्नत किस्म के, तो वो फील्ड में जाएंगे और उन्नत किस्म के बकरों की खरीद कर लेंगे उनको वहीं पे, क्योंकि पशुपालक कोई दुकान लगा के नहीं बैठते हैं, वो चलते रहते हैं, अपने फील्ड में होते हैं। तो ऐसे टाइप की खरीद जो है, जो आपको मौके पे जाके करनी हो, उसके लिए ये स्पॉट परचेज का प्रोविजन है सेक्शन 34 और रूल 25 में। तो परचेज कमेटी जो है मौके पे जाती है और उन परचेज कमेटी को 2 चीज़ें सर्टिफाई करनी होती है, एक तो क्वालिटी ठीक है और एक जो प्राइस वो पे कर रहे हैं वो मार्केट रेट के अनुसार ठीक है। वो मार्केट सर्वे मौके पे ही कर लेते हैं। इस तरह से आप ये स्पॉट परचेज का मेथड अपना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके प्रिक्योरमेंट विदाउट कोटेशन, रूल 26। ये सबसे छोटे अमाउंट की खरीदें हैं जो अपने नियमों में उपलब्ध है।
10,000 रुपये तक आपको कोई टेंडर नहीं करना, कोई कोटेशन नहीं लेना। सीधे आप अधिकृत विक्रेताओं से या ठेकेदारों से या जो भी अधिक व्यापारी वगैरह हैं उनसे आप सीधे बिल ले सकते हैं और 10,000 रुपये तक की खरीद कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप जो बोनाफाइड डीलर्स हैं या कोऑपरेटिव स्टोर्स हैं वहाँ से खरीदें, कोऑपरेटिव भंडार से हैं वहाँ से खरीदें तो बेटर है। और ये साल में आप 1 लाख तक की खरीद कर सकते हैं। 10,000 रुपये एक बार में और एक मौके पर 10,000 तक की खरीद और पूरे साल में 1 लाख तक की खरीद।